हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 14 में आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर जो है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं वह बताया गया था। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। अब पहला का नाम क्या है, तो पहला का नाम है मोनोसेक्राइड, और दूसरा का नाम है ओलिगोसेक्राइड, और तीसरा का नाम है पॉलीसेक्राइड होता है। तो यह रासायनिक गुणों के आधार पे जो है कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, पहला का नाम क्या है मोनोसेक्राइड होता है, दूसरा का नाम है ओलिगोसेक्राइड, और तीसरे का नाम जो है पॉलीसेक्राइड होता है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेक्राइड क्या होता है। तो बहुत सरल भाषा में बताया जाएगा जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। अगर आपको मोनोसेक्राइड की परिभाषा याद है तो ओलिगोसेक्राइड की परिभाषा आप बना सकते हैं, बस थोड़ा सा जो है बदलाव करना है। तो लिखेंगे ये सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। मतलब मोनोसेक्राइड जो होते हैं वह सरलतम मतलब क्या होते हैं, सरल मतलब ईजी उसको कहा जाता है। तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं। इनका समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n जो है ON होता है। क्या होता है, CnH2nON होता है। जहां n का मान कहां से कहां तक होता है, तो जहां n बराबर जो है 3 से लेकर के और n बराबर जो है 9 तक होता है। तो यहाँ n का मान जो है 3 से लेकर के और 9 तक जो है यहाँ रखा जा सकता है। इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। इनका जल अपघटन नहीं होता है। तो मोनोसेक्राइड को क्या कहा जाता है, सरल जो है शर्करा भी कहा जाता है, और इनका जल अपघटन नहीं होता है। अगला है यह क्रिस्टली मीठे स्वाद वाले तथा जल में विलय होते हैं। तो यह क्रिस्टली जो है मीठे स्वाद वाले जो है तथा जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। मतलब जल में डाला जाता है तो वह क्या होता है, घुल जाता है। तो मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, तो सरलतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये क्रिस्टली जो होते हैं और मीठे जो है स्वाद वाले जो जल में विलय होते हैं। तो अब यहाँ विशेष बातों को आपको याद रखेंगे कि प्रकृति में लगभग जो है 20 मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। प्रकृति में लगभग कितने मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं, तो 20 मोनोसेक्राइड पाए जाते हैं। जैसे में क्या है, तो ट्राइयोस है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोस है। ये सब क्या हैं, मोनोसेक्राइड होते हैं। वह जो है सरल कार्बोहाइड्रेट में यह आते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मोनोसेक्राइड जो होते हैं वह क्या होते हैं। इसमें n का मान कहां से लेकर के कहां तक होता है, तो इसमें n बराबर 3 से लेकर के n बराबर 9 तक इसका मान होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, या इसे शॉर्ट स्क्रीन लेकर के जो है अपने नोट्स को बना जरूर लीजिए। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे ओलिगोसेक्राइड। अब ओलिगोसेक्राइड क्या है, जैसे हम लोग पढ़े हैं मोनोसेक्राइड उसी प्रकार इसका भी परिभाषा है। तो लिखेंगे वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन में 3 से 10 तक, अब ध्यान दीजिए n बराबर 3 से लेके कहाँ तक 10 तक। इसके पहले हम लोग जो पढ़े हैं मोनोसेक्राइड में वो n बराबर 3 से लेकर के 9 तक था। इसमें क्या है 3 से लेकर के 10 तक मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। तो वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन कहाँ से होता है, 3 से लेकर के 10 तक के जो है मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं, ओलिगोसेक्राइड कहलाते हैं। यह भी जल में विलय होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, तो मोनोसेक्राइड जो है जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं, और उनका स्वाद क्या था, मीठा होता है। इसी प्रकार जो है ओलिगोसेक्राइड का भी जो है क्या है, जल में विलय होता है और स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। लिख देंगे यह भी जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं तथा स्वाद में मीठे होते हैं। इनके जल अपघटन के आधार पर इनको डाई, ध्यान देंगे क्या है, डाई, ट्राई, टेट्रा तथा पेंटासेक्राइड कहते हैं। मतलब ओलिगोसेक्राइड को जो है डाई भी बोला जाता है, ट्राई भी, टेट्रा भी और पेंटासेक्राइड भी कहा जाता है। तो डाई, ट्राई, टेट्रा किस में आते हैं, तो ओलिगोसेक्राइड में जो है
आते हैं। तो अब यहाँ पे डाइसैकराइड का मतलब क्या होता है? डाई का मतलब होता है दो, उसमें जो है मोनोसैकराइड होते हैं। ट्राई का मतलब क्या होते हैं? तीन जो है मोनोसैकराइड होते हैं। और टेट्रा का मतलब होता है चार जो है मोनोसेक्राइड होते हैं। पेंटा का मतलब जो है पांच जो है मोनोसेक्राइड होते हैं। तो अब यहाँ पे नोट कर लेंगे डाइसेक्राइड क्या होते हैं। तो डाइसेक्राइड क्या है? बहुत ही आसान है और ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि डाइसेक्राइड से आप क्या समझते हैं। तो बहुत आसान इसका परिभाषा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। तो लिखेंगे यह जल अपघटन पर समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के दो अणु देते हैं। मतलब समान भी दे सकते हैं, समान में क्या होता है बराबर, और भिन्न माने क्या होता है अलग अलग जो है यहाँ पे क्या दे सकते हैं मोनोसेक्राइड दे सकते हैं। तो यहाँ पे कम से कम कितने यहाँ पे मोनोसेक्राइड देंगे? तो दो मोनोसेक्राइड के अणु जो है देते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? डाइसेक्राइड कहा जाता है। तो लिखेंगे यह जल अपघटन पर समान या भिन्न मोनोसेक्राइड के दो, अब डाई का मतलब दो जो है अणु देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डाइसेक्राइड कहा जाता है। उदाहरण में याद कर लेंगे, जब सुक्रोज को जल अपघटन कराया जाता है तो दो मोनोसेक्राइड ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनता है। अब यहाँ C12H22O11 जो देख रहे हैं, यह क्या है? सुक्रोस है, इसे चीनी भी कहा जाता है। जब इसका जल अपघटन कराते हैं, मतलब जल के साथ जब क्रिया कराते हैं, तो यह ग्लूकोज बनता है और यह बनता है फ्रक्टोज बनता है। और याद रखिएगा ग्लूकोज का सूत्र और फ्रक्टोज का सूत्र दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ये बताया जा चुका है। लेकिन जब उसकी संरचना बनाया जाता है तो उसकी संरचना अलग अलग होती है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है जब जल अपघटन कराया गया तो यहाँ दो मोनोसेक्राइड प्राप्त हुआ, और पहला जो है मोनोसेक्राइड का नाम क्या है? तो ग्लूकोज है, और दूसरे का नाम क्या है? फ्रक्टोज है। तो डाइसेक्राइड समझ में आ गया होगा कि इसमें दो जो है मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब इसी प्रकार जो है ट्राई जो है सेक्राइड की परिभाषा बना सकते हैं। जहाँ दो बोले हैं वहीं पर तीन अब लिखेंगे, तो लिखेंगे यह जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के तीन अणु देते हैं। पहले क्या था? अभी हम लोग डाई में दो अणु देते थे, इसमें ट्राई में क्या बोलना है? तीन अणु देते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है। ट्राइसेक्राइड क्या होते हैं? तो क्या लिखेंगे? यह जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के तीन अणु देते हैं। जैसे रेफिनोस का जल अपघटन कराया जाता है। अब C18H32O16 जो है यह किसका सूत्र है? तो रेफिनोस होता है, और उसका जल अपघटन कराया गया है, मतलब जल के साथ क्रिया कराया जा रहा है। तो यहाँ पर ग्लूकोज बना है और यहाँ पर फ्रक्टोज बना है, और ये क्या है? गैलक्टोस बना है। तीनों का अणुसूत्र जो है आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। देखिए यहाँ क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है, फ्रक्टोज बनता है और गैलक्टोस बनता है। तो इसका नाम ग्लूकोज हो जाएगा, इसका नाम जो है फ्रक्टोज हो जाएगा, इसका नाम गैलक्टोस हो जाएगा। तो किसको गर्म करेंगे? तो रेफिनोस को जो है जल अपघटन कराया जाता है, तो तीन जो है मोनोसेक्राइड के अणु प्राप्त होते हैं। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे टेट्रासेक्राइड क्या होता है। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार, चार इसमें अणु रहेंगे। तो लिखेंगे यह जल अपघटन पर मोनोसेक्राइड के चार अणु देते हैं। अब यहाँ पे कितना आसान है कि मतलब यह जल अपघटन, इसके पहले हम लोग क्या था? जल अपघटन में तीन अणु देते थे, और इसमें क्या है? टेट्रा का मतलब चार अणु होते हैं। अब यहाँ च्यू जो है का जल अपघटन कराया जाता है तो चार मोनोसेक्राइड बनता है। जैसे C24H42O जो है 21 है। अब इसको जो है जब गर्म किया जाएगा तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पे जो है ध्यान देंगे, यहाँ पर चार है, 24 है, और क्योंकि यहाँ छः चौको क्या होगा? 24 हो जाएगा, छः चौको 24 हो जाएगा, और यहाँ का 12 में 4 का गुणा करें 12 चौको क्या हो जाएगा? जो है तो यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन जो है गलत हो गया है। अब ये रिएक्शन को जो है सुधार करना है, क्योंकि यहाँ जल अपघटन नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ लिखा गया जल अपघटन, मतलब यहाँ जल अपघटन जो है किया जाएगा। इसका मतलब C यहाँ 24 रहेगा, और H जो है 42 रहेगा, और जो है O जो है 21 रहेगा। इसका नाम है स्टैच्यू जो है
H2O का जो है जल अपघटन करेंगे। थोड़ा सा नाम टेढ़ा, इसे आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको नाम क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जल अपघटन करा देंगे तो यहाँ पर जो है जल अपघटन जब इसका कराया जाएगा तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 4 जो है C6H12O जो है, यहाँ पर 6 जो है मतलब 4 जो है और जो है ग्लूकोज के प्राप्त होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मतलब यहाँ पर जो है टेट्रा का मतलब 4, स्टेटस को जो है जल अपघटन कराया गया है। यहाँ जल अपघटन मतलब जल के साथ क्रिया कराया जाएगा तो ग्लूकोज के जो है 4 अणु प्राप्त होते हैं। ऐसे सैकराइड को क्या कहा जाता है, टेट्रासैकराइड कहा जाता है। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, तो यहाँ कार्बन 24 है, तो 6 चौको क्या हो गया, 24 हो गया। H कितना है, 42 है, और यहाँ 3 दूना 6 यहाँ पर है, तो 42 को और 6 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे तो 48 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 में 4 का गुणा करें तो 12 चौको क्या होगा, 48 हो जाएगा। यहाँ पर 3 और 21 यहाँ है तो 3 और 21 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, तो 6 चौको 24 हो गया। तो दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित भी हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि रासायनिक गुणों के आधार पे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं और तीनों का जो है नाम बताया गया। तो इसमें से कौन बचा है, अब बचा है पॉलीसैकराइड। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसैकराइड क्या होता है। तो पॉलीसैकराइड क्या हैं, तो लिखेंगे ये उच्च अणुभार वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल अपघटन पर मोनोसैकराइड के 10 से अधिक अणु देते हैं। मतलब यह उच्च अणुभार वाले जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जब इनका जल अपघटन होता है तो मोनोसैकराइड के 10 से अधिक अणु देते हैं। इसी को पॉलीसैकराइड कहा जाता है। टेट्रा में क्या था, टेट्रा में जो है 4 था, डाई में क्या था, 2 था, ट्राई में क्या था, 3 था, और पॉली में क्या रहेगा, इसमें मोनोसैकराइड से 10 से अधिक अणु जो देते हैं उसे पॉलीसैकराइड कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सेलुलोज को जब जल अपघटन कराया जाता है तो ग्लूकोज बनता है। अब यहाँ N का मान जो है 1 से लेकर के 10 से अधिक होता है, मतलब यहाँ पर N का मान जो है 10 से अधिक रख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, सेलुलोज उसको कहा जाएगा। और सेलुलोज का सूत्र क्या होता है, C6H जो है 10 होता है और O जो है 5 होता है इंटू N। N का मान जो है क्या है, 10 से अधिक अणु होते हैं, मतलब N का मान 10 से अधिक रख सकते हैं। और यहाँ पर भी N का मान 10 जो है अधिक रख सकते हैं और यहाँ भी N का मान जो है, अब यहाँ पर N का मान अगर 10 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 10 रखा जाएगा। अगर यहाँ 11 रखेंगे, यहाँ 11 होगा तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो ऐसे जो है अणु बनते रहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, पॉलीसैकराइड कहा जाता है। तो यह प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पॉलीसैकराइड से आप क्या समझते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल में क्या होता है, तो स्टार्च होता है, सेलुलोज होता है और ग्लाइकोजन जो होता है यह पॉलीसैकराइड में आता है। तो आज के इस वीडियो में जो है रासायनिक गुणों के आधार पे जो है सैकराइड के प्रकार बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।